शिवपाल बेनीवाल यूट्यूब चैनल डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने भूगोल की सामान्य बातें की थी। आज हम ब्रह्मांड के बारे में और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। द्रव्य जिससे ये सारे आकाशीय पिंड बने हुए हैं। किसी एक आकाशीय पिंड के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान बने हुए हैं, वो सारे द्रव्य का ही रूप है, उसी के द्वारा बने हैं और ऊर्जा की मात्रा भी उसमें सम्मिलित है। तो इसकी परिभाषा है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा का सम्मिलित रूप है वो ब्रह्मांड कहलाता है। कई बुकों में अलग से इसकी परिभाषा आती है कि असंख्य आकाश गंगाएं, अरबों निहारिकाएं, अरबों तारों, ग्रहों, उपग्रहों का सम्मिलित रूप है वो ब्रह्मांड कहलाता है। दूसरे अगर शब्दों में बात करें तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड है वो आकाश गंगा, आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप, या अगर कहें आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। आकाश गंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह है। असंख्य तारों का समूह है आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है और इसे गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है, जो तारों का समूह होता है। तारा, दीप्तिमान आकाशीय पिंड को तारे के नाम से जाना जाता है और एक आकाश गंगा के अंदर 10 की पावर 11 तारे होते हैं। एक आकाश गंगा, हमने अभी बात की थी कि आकाश गंगा क्या है? तारों का, असंख्य तारों का समूह है। तो एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? एक आकाश गंगा के अंदर 10 की पावर 11 यानी अरबों खरबों तारे हैं। और एक ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं कितनी है? ब्रह्मांड जिसे यूनिवर्स या कोस्मोस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इस अपना जो ब्रह्मांड है, कोस्मोस है, यूनिवर्स है, इसमें आकाश, यह क्या है? आकाश गंगाओं का समूह है। तो आकाश गंगाएं कितनी है? अपने इस ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 10 आकाश गंगाएं हैं, यानी अरबों आकाश गंगाओं का सम्मिलित रूप या समूह है ब्रह्मांड कहलाता है। अब आगे बात करते हैं अपने आकाश गंगा से तारा आ गया मंदाकिनी, जिसे आकाश गंगा का ही दूसरा नाम है, इसे गैलेक्सी के नाम से भी जाना जाता है। एक शब्द आता है निहारिका। निहारिका क्या है? निहारिका, इसे नेबुला के नाम से भी जाना जाता है। निहारिका गैसों, जलवाष्प और धूलिकण, धूलकणों, जलवाष्प और गैसों का बना विशाल बादल निहारिका या नेबुला कहलाता है। निहारिकाओं, जो अरबों निहारिकाएं हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, ये निहारिकाएं क्या काम करती है? निहारिकाओं के द्वारा ही तारों की उत्पत्ति होती है। किसी सौर मंडल का जो निर्माण होता है, जैसे अपना सौर मंडल है जिसमें एक तारा यानी अपना सूर्य है, जिसके अंदर 8 ग्रह है, उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 183 उपग्रह है, शुद्ध ग्रह है हजारों की संख्या में। तो वो सारे किससे बनते हैं? निहारिका से बनते हैं। जो निहारिका क्या है? गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का एक विशाल बादल होता है। अपना जो सौर मंडल बना है उसे सौर निहारिका
या सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। इस सौर निहारिका से ही अपना सौर मंडल बना था, जिसकी आगे के वीडियो में अपने बात करेंगे। आगे इसमें कई शब्द आते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर अपने ब्रह्मांड की बात करेंगे। कि एक शब्द आता है आकाश और एक आता है अंतरिक्ष। एक है आकाश और एक है अंतरिक्ष। आकाश क्या है और अंतरिक्ष क्या है? आकाश, अगर पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जो आकाश या ब्रह्मांड के अंदर जो पिंड है, पिंड का मतलब उपग्रह, ग्रह, इन्हें भूगोल या वैज्ञानिक भाषा के अंदर पिंड के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी सहित जितने भी जो ब्रह्मांड के अंदर पिंड है उन्हें आकाश के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी से जब हम ऊपर देखते हैं और अपने को जितने भी आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं तो उसे आकाश से संबोधित करते हैं कि आकाश क्या है, यानी पृथ्वी सहित पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी सहित पूरा ब्रह्मांड आकाश कहलाता है। और अगर पृथ्वी को शामिल न करें ब्रह्मांड में तो उसे अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। अपने बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री, यानी जो पृथ्वी से बाहर चला गया, पृथ्वी को शामिल नहीं किया, पृथ्वी से बाहर चला गया, यानी पृथ्वी शामिल नहीं है तो वो अंतरिक्ष है, पृथ्वी शामिल है तो वो है आकाश। ग्रहों की बात करें तो सूर्य के चारों ओर यानी कि किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड ग्रह कहलाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाशीय पिंड है वो उपग्रह कहलाता है। अब अपने बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपने समझते हैं ब्रह्मांड को कि ब्रह्मांड का व्यास, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? यानी कि अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप है वो ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है अगर उसकी बात करें तो आप इससे समझोगे कि ब्रह्मांड का व्यास है वो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। और सूर्य का प्रकाश एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये दूरी लगभग है, 3 लाख से थोड़ी कम है। एक सेकंड में 3 लाख, फिर एक मिनट में कितनी हो जाएगी, एक घंटे में कितनी हो जाएगी, एक दिन में कितनी हो जाएगी, यानी कि अरबों खरबों किलोमीटर, इतना इसका व्यास है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। अभी हमने आकाश गंगाओं की बात की थी कि इस ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 10 आकाश गंगाएं हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है। इसके रहस्यों के बारे में अभी अपने को पूरी जानकारी नहीं है, अभी वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं है। नए नए अनुसंधान वगैरह हो रही है, खोजें चल रही है और नई नई जानकारियां अपने को मिल रही है। अपने इसी की उत्पत्ति की बात करते हैं, इसके रहस्यों की बात करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिनमें अपने बात करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी। बिग यानी बड़ा, बैंग यानी विस्फोट, एक बड़ा विस्फोट जिसके द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धांत बेल्जियम के एक खगोलविद थे, भूगोलवेत्ता थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत इन्होंने 1927 के अंदर दिया था। इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
दूसरा सिद्धांत आता है वो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, यह सिद्धांत 1929 में अमेरिका के विद्वान एडविन हब्बल ने दिया था। 1929 में एडविन हब्बल ने दिया था। इसके अलावा स्थिर अवस्था सिद्धांत, यह सिद्धांत फ्रेड होयल ने 1948 में दिया था। इसके अलावा निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत हरमन बांडी ने दिया था। इसके अलावा जो एक सिद्धांत और आता है वो है संकुंचन विमोचन सिद्धांत। संकुंचन विमोचन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। संकुंचन विमोचन सिद्धांत डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। इन सिद्धांतों में क्या है, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां से अपने शुरू करते हैं महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग थ्योरी। यह सिद्धांत बेल्जियम के गोलवेता खगोलविद और पादरी जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने दिया था। यह सिद्धांत इन्होंने 1927 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया था कि आज अपना जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्फोट के द्वारा हुई है। बिग बैंग की घटना घटित हुई और उसी के द्वारा अपना ब्रह्मांड बना। इनके अनुसार आज अपना जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसके हमने पहले बात की थी कि यह 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, यानी इतना इसका व्यास है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया अपने सिद्धांत के अंदर, जिसका नाम था महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने कहा कि 14 अरब वर्ष पहले, जिसे कई बुकों के अंदर लगभग 13.7 अरब वर्ष का भी आंकड़ा अपने को मिलता है, 13.7 जो लगभग 14 के आसपास है। तो इन्होंने बताया कि 14 अरब वर्ष पहले इतना बड़ा ब्रह्मांड, जिसकी अपने कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी सीमाओं के बारे में किसी भी विद्वानों को, वैज्ञानिकों को अभी तक पता नहीं चला, वो ब्रह्मांड केवल एक बिंदु था, छोटा सा, इतना बिंदु के समान था। लेकिन इसकी विशेषताएं थी, इस पर अपने बात करेंगे। इन्होंने बताया कि एक छोटे बिंदु के समान था, जिसे इन्होंने एकाकी परमाणु नाम दिया। एकाकी परमाणु। जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि यह एकाकी परमाणु इतने छोटे परमाणु के समान था, एक छोटा गोलक था, फिर इसमें बड़ा विस्फोट हुआ, तो उस टाइम के अंदर लोगों ने इनकी बात को माना नहीं, उसको मजाक में लिया कि यह तो हास्यास्पद बात है, ऐसा नहीं हो सकता।
उसके बाद में क्या हुआ, अगर आपको पता हो, महाविस्फोट सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का सिद्धांत अभी हमने बात की थी, जो 1929 के अंदर एडविन पावल, ये पूरा नाम था इसका, एडविन पावल हब्बल ने दिया था, जो अमेरिका के थे। ये कैलिफोर्निया के पास में स्थित पर्वत की चोटी, जिसपे इनका अनुसंधान केंद्र बना हुआ था, और वहां से यह टेलीस्कोप के माध्यम से ऊपर तारों की ओर आकाश अंतरिक्ष के अंदर जो गतिविधियां थी उनको देखते रहते थे। इन्होंने ये जब लंबे टाइम से अंतरिक्ष के ऊपर खगोलीय घटनाओं पर इनका ध्यान था, तो उस टाइम में इन्होंने देखा कि जितने भी जो तारे हैं, इन्होंने उसके माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से देखा कि तारों के बीच की दूरी बढ़ रही है, यानी एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है। तारों के बीच में दूरी बढ़ रही है, यानी एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है, और आकाश गंगाएं बड़ी हो रही है, उनमें विस्तार हो रहा है, और आकाश गंगाओं का एरिया बड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ तारों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है, जिसके कारण इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। इन्होंने जब इस बात की खोज की, इनको पता चला, तो इन्होंने इस सिद्धांत, जो कि महाविस्फोट सिद्धांत है, जो जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने दिया था, इस सिद्धांत के साथ इन्होंने अपने सिद्धांत को जोड़ के और यह एक सिद्धांत बना दिया, बिग बैंग थ्योरी या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। दोनों सिद्धांतों को जोड़ के यह एक सिद्धांत बना, और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया, कौन कौन सी अवस्थाओं में ब्रह्मांड बना, अपने उसकी बात करते हैं। एक तो विद्वान थे एडविन पावल हब्बल, जो अमेरिका यूएसए के, जिन्होंने कैलिफोर्निया में स्थित वेधशाला से अपना कार्य करते हुए अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया था 1929 के अंदर। और इससे पहले जो बेल्जियम के विद्वान थे, जॉर्ज हेनरी पावेल, जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे, जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे, जो कि बेल्जियम के थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1927 में। उस टाइम में इसे हास्यास्पद माना गया था, बाद में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनकी खोज के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, जो कि सबसे पहले जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया था कि आज जितना बड़ा अपना ब्रह्मांड है, वो उस टाइम में एक छोटे से बिंदु के समान था, जिसे इन्होंने एकाकी परमाणु नाम दिया। एकाकी परमाणु, इसे विचित्रता के नाम से भी जाना जाता है। इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, यानी कि विलक्षणता का बिंदु भी कहा गया, और कई किताबों में इसे छोटा गोलक, यानी छोटे गोले के समान भी बताया गया है। यानी ये बिंदु इतना छोटा, 14 अरब वर्ष पहले या 13.7 अरब वर्ष पहले आज जितना बड़ा ब्रह्मांड है, जिसकी अपने कल्पना नहीं कर सकते, वो एक छोटे से बिंदु के समान था, जिसे एकाकी परमाणु कहा गया है। परमाणु यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और
परमाणु के दो नाभिक मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी सबसे छोटी इकाई, छोटे से छोटी इकाई जितना अपना ब्रह्मांड है था। लेकिन इसकी विशेषताएं थी, ब्रह्मांड जो इतना छोटा है इसकी दो विशेषताएं थी। एक, इसका आयतन बहुत कम था, जो आपको दिखाई दे रहा है केवल एक छोटा सा बिंदु है, आयतन कम था, लेकिन इसका घनत्व और तापमान अनंत था। घनत्व और तापमान की कोई सीमा नहीं थी। 14 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, अचानक इसके अंदर विस्फोट हो गया। विस्फोट हुआ 14 अरब वर्ष पहले, इसमें विस्फोट हो गया अचानक किसी कारण से, जिस पर विद्वानों का अभी भी मतभेद है, कोई एक सही कारण का पता नहीं चला। इसमें विस्फोट हो गया, 1 सेकंड के अल्पांश के अंदर इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि ब्रह्मांड का लगभग 70% विस्तार उसी दौरान हो गया। अगला जो 3 मिनट थे, अगले 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का जन्म हो गया और उसी परमाणु से धीरे धीरे, उस टाइम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में तापमान था, चारों ओर अंधकार छा गया। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों में तापमान में कमी आई और धीरे धीरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसे समझने के लिए अपने ये डायग्राम देखते हैं, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और इसके विस्तार के बारे में इसके अंदर बताया गया है। यानी कि ये आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं बड़ी हो रही है और एक दूसरे से दूर जा रही है। यह एकाकी परमाणु है, इस टाइम में यह विस्फोट की अवस्था है, ये आकाश गंगाएं हैं। उसी विस्फोट के फलस्वरूप इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 3 अवस्थाएं बताई है, 3 अवस्थाएं बताई है, जिसमें पहली अवस्था के अनुसार इन्होंने बताया कि उस टाइम के अंदर पहली अवस्था को इन्होंने नाम दिया है एकाकी परमाणु या फिर छोटा गोलक। एकाकी परमाणु या छोटा गोलक, यानी कि 14 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड केवल एक एकाकी परमाणु था। इसे विचित्रता या विलक्षणता के बिंदु के नाम से भी संबोधित किया गया है। 14 अरब वर्ष पहले यह छोटे गोलक के समान था, लेकिन इसकी विशेषताएं थी, इसका आयतन कम था, तापमान और घनत्व की कोई सीमा नहीं थी। दूसरी अवस्था विस्फोट। इसमें क्या हुआ कि अचानक 13.7 अरब वर्ष या 14 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हो गया। 1 सेकंड के अल्पांश में ही बड़े रूप में ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। अगले 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का जन्म हो गया। उस टाइम के अंदर पूरा ब्रह्मांड अंधकार में था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन इसका विस्तार है वो तेजी से हो रहा था। तीसरी अवस्था जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, धीरे धीरे तापमान में कमी हुई। लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान लगभग 4500 डिग्री केल्विन तापमान कम हो गया। ब्रह्मांड चारों
तरफ से प्रकाशमान हो गया, यानी कि पारदर्शी हो गया। उस टाइम के अंदर दूसरी अवस्था में जो धुंधला हुआ था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, वो अंधकार दूर हो गया और ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ है वो दिखाई देने लग गया। इन तीन अवस्थाओं के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एडविन हब्बल और जॉर्ज लेमेत्रे ने समझाया है। यह सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। लेकिन इसके बाद में कोई भी सिद्धांत होता है उसकी आलोचना भी होती है। इसके बाद में फ्रेड होयल ने अपना एक सिद्धांत दिया था। फ्रेड होयल ने 1948 में स्थिर अवस्था सिद्धांत दिया था। स्थिर अवस्था सिद्धांत। फ्रेड होयल ने बिग बैंग सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आज जितना बड़ा ब्रह्मांड है वो एक छोटे बिंदु के समान था और इससे इतना बड़ा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई या इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। अगर ये बना तो वो घटना 14 अरब वर्ष पहले ही घटित क्यों हुई, उससे पहले या बाद में क्यों हुई। इसके बारे में इनको बताते हुए इन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की और अपना सिद्धांत दिया 1948 के अंदर, जो सिद्धांत था स्थिर अवस्था सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो स्थिर है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था, आज ऐसा है और भविष्य के अंदर भी ऐसा ही रहेगा। इसमें ना पहले कोई बदलाव हुआ था और ना अब हो रहा है और ना आगे भविष्य के अंदर होगा। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद में जो अगला सिद्धांत आता है निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत है वो इंग्लैंड के विद्वानों गोल्ड और हरमन बांडी ने दिया था। गोल्ड और हरमन बांडी, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर लगातार निरंतर कंटिन्यू परिवर्तन है वो जारी है। ब्रह्मांड कभी भी एक जैसा नहीं था, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग बदलाव आए हैं और उसी स्थिति के फलस्वरूप आज जो अपने को ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो बना हुआ है और इसमें भविष्य में भी परिवर्तन आएंगे। इसके बाद में जो अगला सिद्धांत आता है वो आता है संकुचन विमोचन का सिद्धांत, जो डॉक्टर एलन सैंडेज ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड है वो ऊपर वाले उसी सिद्धांत के अनुसार भी एक जैसा स्थायी नहीं है। इसमें या तो संकुचन हो जाएगा या विमोचन यानी इसका प्रसार हो जाएगा, यानी ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें बदलाव है वो आता रहता है। लेकिन ये बहुत सारे इन सिद्धांतों की हमने बात की है, लेकिन फिर भी बिग बैंग या महाविस्फोट या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का जो सिद्धांत है वही सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है। क्योंकि अगर अपने बात करें, इन्होंने बताया कि यह ब्रह्मांड 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु के समान था, फिर इसमें विस्फोट हुआ और आज भी आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड है वो लगातार बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। यह बात अपने को सत्य मालूम होती है, यानी कि यह छोटे बिंदु के समान था। यानी अगर अपने कोई भी उदाहरण ले, यानी अपने एक बच्चे की बात करते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो छोटा होता है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है, बड़ा होता जाता है, उसमें वृद्धि और विकास होता जाता है। बड़ा हो गया, वृद्धि की उसने, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी विकास की वो अवस्थाएं रुक जाएगी वृद्धि की, और धीरे धीरे उसकी बॉडी क्षीण होती जाएगी। एक उम्र के बाद वो मर जाएगा और वापस मिट्टी में मिल जाएगा, यानी उसी छोटी अवस्था में आ जाएगा।
उसी प्रकार इन विद्वानों ने बताया कि ब्रह्मांड जो एक छोटे बिंदु से शुरू हुआ, बड़ा विस्तार हुआ, यह विस्तार जिस दिन रुक जाएगा उस दिन से यह वापस सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और अंत में इसी बिंदु के अंदर वापस विलीन हो जाएगा। अगर अपने इसे समझने के लिए बात करें, हमने ब्लैक होल की इनकी अपने बात सुनते हैं। ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र, ऐसा तारा जो अपने पास आने वाले प्रकाश को निगल जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी पिंड उसके अंदर जाएगा तो वो उसी के अंदर समा जाएगा। जैसे आजकल अपने दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण हो रहा है और उसमें अपने देखते हैं एक पात्र है सुग्रीव का भाई बाली, जो क्या करता है कि सामने वाला जो उससे संघर्ष करने के लिए आता है, युद्ध करने के लिए आता है, वो उसकी शक्ति को ग्रहण कर लेता है और उससे ज्यादा बलशाली हो जाता है। तो एक ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी क्या करता है कि सामने जो भी पिंड पदार्थ ऊर्जा आती है उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है और उस पदार्थ को, उस वस्तु को, ऊर्जा को ग्रहण करके वो और भी शक्तिशाली हो जाता है, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। इसे समझने के लिए कि एक बिंदु से कैसे ब्रह्मांड बड़ा होता है, कैसे उसके अंदर जाएगा, अपने बात करते हैं तारों की। यानी तारा, तारा क्या है? दीप्तिमान ब्रह्मांडीय पिंड तारा कहलाता है। यानी कि ऐसा पिंड जिसका अपना प्रकाश है, अपनी ऊर्जा है, और उस पिंड को तारे के नाम से जाना जाता है। जैसे अपना तारा है सूर्य, इसी प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर अरबों खरबों तारे हैं। एक तारे का जन्म कैसे होता है ये बात हम पहले कर चुके हैं। इसका जन्म निहारिका से होता है। यानी कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसके अंदर बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा का जो आखिरी छोर होता है, मान लो ये अपनी आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा का मान लो ये आखिरी छोर है, यहां पर है ये कोई निहारिका है। निहारिका यानी गैस, धूल और जलवाष्प का विशाल बादल, और उससे तारे का निर्माण होता है। कोई भी तारा जब बनता है, जैसे अपना सूर्य है जो आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी कि एक तारे के अंदर लगभग 70%, कई जगह 71% होता है या 70.5 होता है। 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य तत्व, जिसके अंदर 0.5% लोहे की मात्रा होती है। तारे के अंदर लगभग 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और लगभग 2% अन्य गैस और पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। इनसे मिलकर तारा बनता है। अपने तारे की बात करें, कोई भी तारा बनता है वो आकाश गंगा के आखिरी भाग या आखिरी छोर पर बनता है। जैसे जैसे उस तारे की आयु आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो धीरे धीरे इस केंद्रीय भाग की ओर बढ़ता जाता है और अंत में जिस दिन उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है वो इस केंद्रीय भाग के अंदर समाहित हो जाता है। केंद्रीय भाग के अंदर ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र है वो पाए जाते हैं। एक तारा ब्लैक होल में कैसे बदलता है, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे हमने बात की कि अपने तारे के अंदर, यानी अपना तारा जो सूर्य है, यानी कि कोई भी, हमने निहारिका की बात की, उसमें 70% तारे के अंदर जो 70% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम की अवस्था की बात की। कोई भी तारा
बनता है वो निहारिका से बनता है, और निहारिका के अंदर हमने गैसों की बात की, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैसें होती है। सर्वाधिक मात्रा 90+ है वो हाइड्रोजन की होती है। तो जब कोई भी तारा बनता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विद्वानों ने खोज की है कि किसी भी तारे के अंदर जो ऊर्जा या एनर्जी है, जैसे अपना सूर्य है और उससे अपने को लगातार ऊर्जा है, प्रकाश है, वो लगातार मिल रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, वहां पर ऊर्जा कैसे आई? वो ऊर्जा आने का मुख्य कारण है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिक यानी परमाणु की अगर बात करते हैं, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, तो नाभिक चाहे टूटे या चाहे जुड़े, वो अवस्था या तो संलयन कहलाएगी, जुड़ने की अवस्था, और टूटने की अवस्था को नाभिकीय विखंडन के नाम से जाना जाता है। निहारिकाओं के अंदर जब कण आपस में टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे, तो उस टाइम के अंदर बड़ी मात्रा में कणों के टकराने के कारण तापमान उत्पन्न हुआ, और वो तापमान 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। विद्वानों का मानना है कि अगर किसी भी तारे के अंदर, जब तारे बन रहे थे उस टाइम के अंदर तारे के अंदर तापमान हो गया 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। यह तापमान एक आदर्श स्थिति है। इस आदर्श स्थिति किसकी है कि जब हाइड्रोजन, इस तापमान पर है, हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम का एक अणु बनाते हैं। 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर किसी भी तारे के अंदर इतना तापमान हो जाएगा तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु है वो मिलकर हीलियम का परमाणु है वो बनाएंगे। अब 4 परमाणु इसमें जुड़ रहे हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन है, यानी किसी भी तारे के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका कारण है वो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, और यही प्रक्रिया अपने सूर्य के अंदर है। आज अपने बात करते हैं कि सूर्य है वो इस अवस्था में है, यानी ये आखिरी छोर है जहां पर निहारिकाओं का निर्माण हो रहा है। सूर्य यहां पर है, आने वाले टाइम में यहां पर आएगा। कैसे कि अब अपने बात करते हैं कि सूर्य के अंदर लगभग 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा लगातार कम होती जा रही है और हीलियम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। अब नाभिकीय संलयन से यहां पर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर हीलियम बना रहे हैं, यानी हाइड्रोजन में लगातार कमी आएगी। एक ऐसा टाइम भी आएगा जब धीरे धीरे हाइड्रोजन के जुड़ के हीलियम बनते जाएंगे और सूर्य के ऊपर हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की मात्रा घट जाएगी। जब लगभग 10% से कम यहां पर हाइड्रोजन होगी, उस टाइम के अंदर कोई भी तारा हो, उस तारे के अंदर उस टाइम के अंदर विस्फोट हो जाएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो दक्षिण भारत के भौतिकी के बड़े विद्वान थे, उन्होंने बताया कि अपने सूर्य से 1.44 गुना छोटे या बड़े अलग अलग तारे हैं, कोई सूर्य से बड़ा है कोई छोटा है, तो उन दोनों अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होगा। यानी जब कोई भी तारा आखिरी अवस्था में आएगा उसके अंदर हाइड्रोजन की मात्रा खत्म हो जाएगी, हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस टाइम के अंदर उसमें एक बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट होगा, जिसे महानोवा या सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा को महानोवा के नाम से भी जाना जाता है। सुपरनोवा की घटना घटित होती है तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसका प्रकाश फैल जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि किसी तारे का अंतिम समय आ गया है, यानी कि तारा है वो अब टूटने के कगार पर है, नष्ट होने वाला है। तो सुपरनोवा की घटना घटित होती है, उसके बाद में वो तारा न्यूट्रॉन तारे में बदलता है और उसके बाद में लास्ट की जो अवस्था है वो ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र में तब्दील हो जाता है और इसके केंद्रीय भाग में, यानी कि आकाश गंगा के केंद्रीय भाग में आ जाता है। अपनी जो आकाश गंगा है जिसकी बात करते हैं अपने दुग्ध मेखला या मिल्की वे, उसके अंदर भी यही प्रक्रिया है। लगातार तारे आज भी
तारे नष्ट भी हो रहे हैं और नए तारों का निर्माण भी होता है। आखिरी छोर पर तारों का निर्माण होता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है और वो मध्य भाग से होते हुए केंद्रीय भाग की ओर आते हैं। यानी कि कोई भी चीज, यानी इतना बड़ा जो अपनी आकाश गंगा है, इसमें देखें तो लगातार तारे बन रहे हैं और ये अवस्था है। जैसे जैसे ये अवस्था आगे बढ़ती जाएगी, एक समय आएगा जब सारे तारे इस ब्लैक होल में समाहित हो जाएंगे और फिर सारी आकाश गंगाओं के जो ब्लैक होल है वो एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे और पूरा बड़ा ब्रह्मांड है वो आखिर के अंदर एक छोटे बिंदु में समाहित हो जाएगा। जैसे हमने एक बच्चे के उदाहरण वाली बात की थी, जैसे अपने बात करते हैं कि किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति है, उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होगी, जो चीज बनी है वो नष्ट भी होगी। उसी प्रकार अगर ब्रह्मांड बना है तो आज उसका विस्तार हो रहा है। जिस दिन विस्तार रुक जाएगा उसके समाप्ति की अवस्थाएं शुरू हो जाएगी और आखिर में एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के बारे में पढ़ा, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर अपने सौर मंडल की बात करेंगे।